हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड्स, साइंस मॉक टेस्ट का ये तीसरा लेक्चर है। बाकी आपका 2 लेक्चर और आ चुका है। इसके पहले भी मैथ के भी लेक्चर हो चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। प्लस एनटीपीसी अभी जो आपका लेवल 6 से लेवल 2 तक का पेपर हुआ है, उसके भी सोल्यूशन आपको चैनल पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो फ्रेंड, जिस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स आएगा उसी हिसाब से वीडियो आएगी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो आज के वीडियो में हम आपका 3/10/2018 को जो आपका पेपर हुआ था, 3 अक्टूबर 2018 को ग्रुप डी का, उसके पेपर को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे बिना टाइम बर्बाद किए हुए। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग में आपके जो त्रिकोण काउंट वाले होते हैं, जितने भी टाइप के त्रिकोण काउंट वाले होते हैं, उन सबको हम ऑलरेडी करा चुके हैं। पूरे 19 मिनट के वीडियो में आपके 5 टाइप के होते हैं, पाँचों आपके हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे हमें सीधे दिख रहा है, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इसमें है 5 ट्रायंगल और बाकी 6, 7, 8, 9 ट्रायंगल हो गए सीधे। बाकी पांचों टाइप के हम आपको ट्रायंगल करा चुके हैं, तो आप वीडियो को देख सकते हो। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान है 100 kg, वस्तु का त्वरण आपको ज्ञात करना है। आप सबको पता होगा, फोर्स बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, जिसको F बराबर ma लिखा जाता है। F है आपका 200 न्यूटन, 200 न्यूटन पुट करिए, बराबर द्रव्यमान आपका दे रखा है 100 kg, 100 kg, और आपको फाइंड क्या करना है, ए त्वरण। तो त्वरण यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 जीरो खत्म, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का आपका यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। त्वरण होता क्या है, चाल में परिवर्तन समय के हिसाब से, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, प्लस t नीचे एक और आता है, इसलिए हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड के पावर -2, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 20। तो यहाँ पे यूनिट भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया है, पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना आपको करनी है। तो देखिए, आणविक द्रव्यमान कैसे आप निकालोगे, सापेक्ष है, इसका मतलब यूनिट लेस होगा। तो पानी में अगर हम देखा जाए कितने 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 क्या है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 1, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है आपका 8, और द्रव्यमान संख्या कितना होता है 16। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 + 1 कितना, 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18 यूनिट। द्रव्यमान संख्या हो जाएगा आपका इसका 16, इसका हो जाएगा 1, और सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका 18 यूनिट। ऑप्शन 2 आपका राइट हो गया। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। देखिए, द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। जैसे अमीबा होता है, अमीबा है एक, अगर हम इसको 2 भाग में तोड़ते हैं तो 2 अलग अलग क्या बन जाती है, 2 अलग अलग टाइप की अमीबा बन जाएगी। तो अमीबा का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर हम उसको तोड़ते भी हैं तो एक लिंगी होता है, इसमें डायरेक्ट 2 स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। अमीबा आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर से बायोलॉजी का आ गया। यहाँ पे है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, तो मांसपेशियों को हड्डी से आपका क्या होता है, सिरा जोड़ता है। जो भी आपकी हड्डी होती है उसको मांसपेशियों से कौन जोड़ेगा, आपका सिरा। ये आपकी मांसपेशी है, तो ये जो सिराएं होती हैं ये आपको हड्डियों से जोड़ती हैं। अब इसके बाद चलता है अगले क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुएं कितनी हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु कितनी है। तो फ्रेंड, ये इसमें थोड़ा सा विवाद भी होता है। मैक्सिमम जगह आपका 6 दिया है, लेकिन कहीं कहीं आपका NCERT की किताब में 7 भी दिया है। तो किसी एक एलिमेंट को धातु और उपधातु दोनों की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपका 6 दिया है, इसलिए यहाँ पे 6 है। जैसे आपका बोरान हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये आपके सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसके बाद हो गया आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद हो गया आपका एंटीमनी, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका टाइटेनियम, TE टाइटेनियम, या अजीब टाइप का नाम होता है ट्राइलेनियम। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, लेकिन कहीं कहीं आपका 7 भी दिया होता है। अगर आप इस पर ऑब्जेक्शन करते तो ये क्वेश्चन हट भी जाता है। शायद किसी ने नहीं किया होगा, इसलिए क्वेश्चन हटा नहीं है। अगला है आपका बायोलॉजी से, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है। तो देखिए, हमारी जो त्वचा होती है वो 2 टाइप की आपकी कोशिका रहती है। पहला और दूसरा 2 टाइप की होती हैं, 2 लेयर में।
जैसे आपके जितने भी बैक्टीरिया होते हैं और जो भी आपके धूल धक्कड़ होते हैं उन सब से ये बचाती है, और आपके बॉडी से पानी कितना निकलता है उसको नियंत्रित की जाती है। ठीक है, तो ये कोशिकाएं कौन सी होती है? अधिचर्म कोशिकाएं से आपकी क्या होती है? त्वचा बनी रहती है। अगला है अब यहाँ पे है आपका ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जितने भी आपके दूध से बने होते हैं इसमें होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इसमें पाया जाएगा। टमाटर में आपका क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक टमाटर और पालक में। वहीं बात करें इमली में, इसमें होता है टार्टरिक एसिड। और बात किया जाए चीटी डंक में, चीटी में होता है क्या? फार्मिक। थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हो रहा है, उसको आप देख लीजिएगा। चीटी डंक में क्या है? फार्मिक। इमली में क्या है? टार्टरिक। टमाटर में क्या है? ऑक्जेलिक। खट्टा दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड आपका टमाटर राइट हो जाएगा। और साइट्रिक एसिड जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे हो गया आपका आंवला। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन था, ये सिंबल किसका है? इस सिंबल से किसको हम दिखाते हैं? तो देखिए इस सिंबल का थोड़ा इतिहास आपको बताते हैं। डाल्टन साहब ने आपके जितने भी एलिमेंट थे उनको कुछ सिंबल से डोनेट किया है। जैसे कि आपका कार्बन होता है उसको पूरा फिल कर देते हैं, कार्बन पूरा फिल हो गया। और अगर हम सिर्फ गोला बना देते हैं, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया आपका कार्बन। और वैसे ही आपका जो होता है सिल्वर को दिखा देते हैं सीधे एस से। तो ये वाला जो आपका नोटेशन है ये किसका है? इसको हम देखते हैं। ये नोटेशन है आपके मरकरी का। तो मरकरी का नोटेशन क्या है? एक गोले में चारों तरफ से पॉइंट लगाते हैं। और आपका स्वर्ण मतलब गोल्ड को कैसे दिखाया था डाल्टन ने? बीच में लिख दिया था जी और इस तरह से पाई कर दिया था। और वहीं बात किया जाए हाइड्रोजन को कैसे किया था? एक गोले में बीच में पॉइंट। और कार्बन को उन्होंने किया था सीधा एक गोला बनाया था, उसको पूरा फिल कर दिया था। पूरा फिल कर दोगे मतलब पूरा अंदर से रंगा हुआ है। और वहीं ऑक्सीजन को सिर्फ एक गोले से दिखाया गया था। फिर इसके बाद चलते हैं, सल्फर है, सल्फर को दिखाया गया था प्लस से, आपका प्लस से सल्फर ये हो गया आपका। इसी तरह से बाकी भी नोटेशन है। तो अगर आप क्वेश्चन चाहेगा टफ बनाना तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको डाल सकता है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? आपको एक रिएक्शन दिया है 2PbO और C क्या बन रहा है? 2Pb + CO2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे PbO है, Pb लेड ऑक्साइड है, PbO कैसे मिल रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? सेकेंड वाले में 2Pb आपको मिल रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन आपका गायब हो रहा है। तो ऑक्सीजन आपका जा रहा है, इसका मतलब क्या है? अपचयन हो रहा है। और जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है वहाँ उसको हम क्या बोलते हैं? उपचयन। तो यहाँ पे पहले कार्बन अकेले था, इस साइड में देखोगे तो कार्बन क्या हो रहा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ये क्या होगा? कार्बन का उपचयन हो रहा है और लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। यहाँ पूछा है कौन सा कथन गलत है, इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, ये कथन आपका गलत है। यहाँ पे उपचयन हो रहा है वो हो रहा है आपका कार्बन का, क्योंकि इधर से कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। और वहीं लेड अपचयन हो रहा है, लेड का अपचयन नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, PbO का अपचयन हो रहा है। तो आपका ऑप्शन C और D दोनों क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। लेकिन पूछा है कौन सा गलत है, तो यहाँ पे गलत कौन सा है? A और B दोनों ऑप्शन क्या है आपके? गलत है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन थर्ड अगर देखोगे A और B दोनों क्या दिया है आपका? गलत। वहाँ पूछा था कौन सा गलत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन A और B। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला आ गया आपका, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के किस पर निर्भर करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया, कोई भी तैरता हुआ चीज़ है किसी तरल में, जो उसका भार होता है वो तरल के हटाए गए भार के बराबर होता है। तो उत्प्लावन बल किस पे डिपेंड करेगा? देखिए आपके एक बाल्टी में क्या है? एक बाल्टी में आपने पानी भरा है,
ठीक, एक बाल्टी में पानी भर दिया है और दूसरे बाल्टी में आप सीमेंट जो कंक्रीट होती है अभी लिक्विड रूप में ही है उसको आपने डाल दिया है। ठीक, इसमें आपने सीमेंट डाल दिया है, सीमेंट वाला जो कंक्रीट होता है अभी आपका जमा नहीं है, इसी तरह ही आपने उसको डाला है बाल्टी में। अगर आप इसमें एक बॉल डालते हो, कोई बॉल डाल दोगे तो ये इतना डूब जाएगा, पूरा बॉल यहाँ तक डूबेगा, आधा आधा पूरा डूब जाता है। लेकिन वही बॉल को अगर इस वाले कंक्रीट वाले में डालोगे तो सिर्फ थोड़ा सा उसके सतह पे ही वो आके रुक जाएगा, यहीं तक, जैसे यहाँ तक इसका सतह है तो यहीं पे आपका बॉल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाता है? अब देखो पानी की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी घनत्व तो क्या होता है, पहले फार्मूला से आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट भी किया जाए। ये होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बाल्टी का आयतन यहाँ पे फिक्स है, लेकिन उसी बाल्टी में जितनी पानी आएगी उसको उठाओगे तो आप आसानी से उठा लोगे, हल्का रहेगा। लेकिन एक ही बाल्टी में अगर वो सीमेंट से भरा हुआ है उसको उठाओगे तो आपको भारी लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा। अगर द्रव्यमान इसका ज़्यादा है तो इसका घनत्व भी क्या है, ज़्यादा है, इसके अणु और पास पास होंगे। तो यहाँ पे जो उत्प्लावन बल का जो परिणाम है ये आपके तरल के घनत्व पे ही डिपेंड करता है, तरल के घनत्व पे डिपेंड करेगा। द्रव्यमान के साथ आयतन का भी रिलेशन होना चाहिए कि किसी फिक्स आयतन में है, यहाँ पे आयतन भी दिया है, द्रव्यमान भी दिया है, लेकिन उनका साथ में रिलेशन क्या होना चाहिए, घनत्व। तो तरल के टोटल घनत्व पे, क्योंकि घनत्व में आपका द्रव्यमान और आयतन दोनों मालूम चल जाता है, क्योंकि इतने आयतन में आपका इतना द्रव्यमान और ठीक उसी आयतन में कितना द्रव्यमान होगा उसके हिसाब से ही आपका उत्प्लावन बल डिफाइंड होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोलर सेल किससे बना होता है? जो आपका सोलर सेल होता है वो किससे बना होता है? एक आपकी प्लेट होती है सोलर सेल में, जिस पे ही आपका क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है और यहीं से आपका क्या होता है, ऊर्जा जनरेट किया जाता है। ठीक, तो ये जो सोलर सेल होती है ये किसकी बनी होती है? इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आपका एक अर्धचालक जिसको सिलिकॉन कहा जाता है। ठीक, तो सिलिकॉन को क्या करते हैं, सिलिकॉन की एक लेयर होती है, ऊपर साइड में आपकी सिलिकॉन क्या हो जाएगी, एन टाइप की, और नीचे वाली सिलिकॉन क्या हो जाएगी, पी टाइप सिलिकॉन, और बीच में क्या बन जाता है, दोनों का डिप्लीशन लेयर, ये वाला जो बन जाता है डिप्लीशन लेयर हो जाता है। तो ये आपका क्या बनता है, पीएन जंक्शन, यहाँ से आपका करंट फ्लो हो जाएगा। तो एन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यहाँ पे होल है, होल की अधिकता हो गई, होल को बेसिकली जीरो से दिखाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन और होल दोनों आपस में मिल के क्या बनाते हैं, डिप्लीशन लेयर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल आपस में हो जाएंगे ई एंड ओ। तो आगे जैसे डिप्लीशन लेयर टूटेगा वैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो होती है। तो इन सोलर सेल किसका बना होता है, एक मिनट ज़रा, अब आपको दिख रहा होगा। तो सोलर सेल किससे बना होता है, ये आपका अर्धचालक जिसका नाम क्या है, सिलिकॉन, इसके अंदर सिलिकॉन होता है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा है, 1 किलोवाट किसके बराबर होगा? किलो है, किलो का मतलब होता है 10⁻³ इंटू वाट, कितना हो जाएगा, 1000 वाट। ये आपका काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके छूट गए हैं, वो नीचे दिया है, एक है पेट्रोल और ऑप्शन 4 क्या है, पानी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, CD, निम्न में से कौन MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड में विलेय है? तो देखिए मिट्टी का तेल, एसीटोन और पेट्रोल और पानी, 4 ऑप्शन है आपके। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, जो भी आपका समुद्र का खारा पानी होता है उसमें बहुत मात्रा में क्या मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड जहाँ पे मिलेगा वो पानी बहुत खारा होगा। तो यहीं से आपका क्या है, जैसे समुद्र का वाष्पीकरण करके ही हम मैग्नीशियम क्लोराइड को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये किस में विलेय होगा, जब समुद्र में मिल रहा है तो समुद्र के अंदर क्या होता है, पानी, पानी में क्या होता है, ये विलेय होता है। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड है।
और मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर आपको यूज पूछता है तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, जो भी आपके ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडे प्रदेश के आपके फुटपाथ पे क्या हो जाता है, बर्फ़ जमता है, ये काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन करता है, तो इसको हटाने के लिए यूज करते हैं। जो भी आपकी पार्किंग होती है वहाँ भी अगर बर्फ़ जम गया है उसको भी हटाने के काम में लिया जाता है, तो इसका यूज क्या करते हैं, बर्फ़ हटाने के काम में करते हैं। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल के बीच का विभवांतर दे रखा है आपको 60 वोल्ट। जब यह स्रोत 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 127.5 वोल्ट हो जाए तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी। तो देखिए, कोई भी एक हीटर है, आप यहाँ पे क्या करते हो, वोल्टेज लगाओगे, जिस हिसाब से वोल्टेज अगर आप बढ़ाओगे घटाओगे उसी हिसाब से क्या होता है, करंट बढ़ता घटता है। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है, हीटर की कॉइल की प्रॉपर्टी, उसका आर क्या होता है, फिक्स होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, विभवांतर मतलब वोल्ट, और आपको क्या दे रखा है, करंट। आप सबको पता है V बराबर ओम्स लॉ आई आर, ठीक। आर हमारा यहाँ फिक्स है, तो सबसे पहले फिक्स क्वांटिटी को हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। आर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर बराबर होता है V अपान आई। तो पहले केस में V कितना दिया है, 60, और आई आपको दे रखा है 4, तो यहाँ से कितना वैल्यू आएगा, 1, 15 चौके 60, तो 15 ओम क्या आ गया आपका, आर की वैल्यू, ठीक। अब सेकेंड केस में आपसे पूछा है करंट, धारा कितनी होगी, और आपको कितना है विभवांतर, 127.5 हो गया है। तो ये था आपका पहला केस, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में आपसे क्या पूछ रखा है उसने, आपकी करंट कितनी होगी। तो सेकेंड केस में I2 मान लो, I2 कितनी होगी, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 अपान आर। आर आपका क्या है, फिक्स है, तो V2 अब कितना कर दिया गया है, 127.5, और आर आपका कितना दे रखा है, 15 से काटोगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा, 15 × 120, फिर आपका बचेगा 75, तो 15 पचे कितना होता है, 75, और दशमलव लगा है, एक अंक पे दशमलव लगा लो, ये कितना हो जाएगा, 8.5 एम्पियर की करंट आपकी फ्लो होगी। ऑप्शन 2 अगर आप देखोगे 8.5 एम्पियर आपको यहाँ पे दे रखा है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जा रहा है, तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा कितना है। एक दिन में खपत ऊर्जा आपको यूनिट में पूछा है। इसके पहले वाले में आपको बता चुके हैं, अगर आप 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक चलाते हो तो आपका क्या होता है, 1 यूनिट आपका खर्च होता है। इसका मतलब क्या है, 1000 जो है वाट आवर बराबर क्या है, 1 यूनिट। आपको दिया कितना है, आप कितना, 8 घंटे और 750 वाट, 8 × 750 वाट में कितना यूनिट हो जाएगा। तो 1 वाट में कितना हो जाएगा, बटे कितना करेंगे, 1000 कर देंगे, तो 8 × 750 में कितना हो जाएगा, बटे 1000 इंटू आपका 1 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप काटोगे, ये कट जाएगा। अब इसके बाद 75 अट्ठे कितना हो जाएगा, 75 दूनी कितना होता है, 150, तो चौके कितना हो जाएगा, 3, 150, 15 चौके कितना होता है, 60, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, 60 यूनिट, 6 यूनिट आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, 75 अट्ठे कितना हो जाएगा, 600, और 600 बटे कितना हो जाएगा, 100, तो टोटल 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, बचेगा कितना, 6 यूनिट। तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट, 6 यूनिट आपकी एक दिन में खपत है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है। विस्थापन की परिवर्तन दर, देखिए एक होता है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, और टाइम का मतलब क्या हो गया, आपका समय, ठीक। तो अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट समय के हिसाब से क्या है, फिक्स है, समय के हिसाब से फिक्स है। सेकेंड केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर आपका टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी होती है, dv अपान क्या होती है, dt, यही ग्राफ हो गया, ठीक। dv अपान क्या होता है, dt, dv अपान dt, ये आपका हो गया समय के हिसाब से, एक मिनट, ds अपान dt, s क्या हो गया आपका विस्थापन। अब dd दिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए इसको दिखा दिए हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट कर दिया गया है, ds अपान dt। वहीं अगर आपको त्वरण पूछेगा तो त्वरण में क्या होता है,
समय के हिसाब से आपके वेग में परिवर्तन। dv/dt क्या होता है? त्वरण। और विस्थापन का परिवर्तन दर आपको क्या कहा जाता है? ये हो जाता है आपकी वेलोसिटी, जिसको कहा जाता है हिंदी में वेग। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला है आपका, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है आपका? परमाणु विखंडन से ही आपको मिलता है। फिर इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका आ गया पीरियोडिक टेबल से। निम्न में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है? 2, 8 और 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? परमाणु क्रमांक, इसको अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2, 8 कितना हो गया? 10, 3 कितना हो जाएगा? 13। तो 13 किसका होता है? तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, यहीं तक आपको पूछा भी है। सिलिकॉन हो गया, फिर होता है आपका फास्फोरस, फिर होता है सल्फर, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है आर्गन। तो सोडियम कहाँ से स्टार्ट हो गया? 11, मैग्नीशियम कितना हो गया? 12, एल्युमिनियम हो गया 13, सिलिकॉन हो गया 14, फास्फोरस हो गया 15, सल्फर हो गया 16, क्लोरीन हो गया 17 और आर्गन हो गया 18। अब आपको पूछा है 13 किसका है? तो 13 आपका हो गया एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का कितना होता है? 12, 11, आर्गन का हो गया 18 और सोडियम का हो गया 11, मैग्नीशियम का 12 है। तो आवर्त सारणी कम से कम 1 से लेके आप 30 तक परमाणु क्रमांक अगर याद कर लोगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट देख लो, डी ब्लॉक के कौन से एलिमेंट हैं, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस अक्रिय गैसों, अक्रिय जो गैस है आपके 18वां, टोटल ग्रुप कितने होते हैं इसमें? 1 से लेके 18। और आवर्त कितना होता है? 1 से लेके आपका 7 आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं? ग्रुप का मतलब समूह। ठीक, तो टोटल अगर आप पीरियोडिक टेबल याद करके जाते हो 1 से लेके 30 तक, तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जैसे जैसे वीडियो पे आपकी रिस्पांस मिलेगी उसी ही स्पीड से हम आगे इस जो सीरीज है इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।